ए वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की, और जैसा अपना स्कोर बन रहा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पे मीन्स निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी चीज़ पे गए आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली ऑर्डर राइटिंग की क्लास है। और ऑर्डर राइटिंग समझने के लिए कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि सर ये ऑर्डर राइटिंग क्या है, जजमेंट से अलग कैसे होता है, पहले ये समझिए। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत टेक्निकलिटीज़ और पिक्युलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। सर ऑर्डर राइटिंग क्या है, ये अलग क्यों होता है जजमेंट राइटिंग से, क्या इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, बच्चों के जो मेजर सवाल होते हैं हमारे को ये होते हैं। सर जैसे मान लीजिए मैं ऑर्डर राइटिंग करना चाहता हूँ, सर मैं कितना लो लिखूँ, कितना मैं उसको कितना डीप में लिखूँ, क्या पॉइंट्स मेरे को टच करने हैं, किन पॉइंट्स को मैं छोड़ सकता हूँ, किन पॉइंट्स पे मेरे को एम्फेसिस करना है, ये जजमेंट राइटिंग से अलग क्यों होता है, ऑर्डर राइटिंग देने का क्या उद्देश्य होता है, मैं आपको सारे सवाल डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले समझिए ऑर्डर राइटिंग क्या होता है और ये जजमेंट से अलग क्यों होता है। ऑर्डर राइटिंग क्या है और ये जजमेंट राइटिंग से अलग क्या है, दोनों में क्या अलग टेक्निकलिटीज़ होती है, समझिए। देखिए ऑर्डर राइटिंग जो है ये ऑर्डर हमेशा आता है किसी के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। जब भी कोई पार्टी कोई एप्लीकेशन फाइल करेगी तो उस पर क्या आएगा, ऑर्डर। कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन कभी फाइल नहीं होती, कोर्ट में कभी भी डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल नहीं होती। कोर्ट में हमेशा क्या होता है सर, कोई सूट फाइल हो रखा है, सूट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, सूट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई गई है। अगर मान लीजिए सूट के ऊपर, सपोज कीजिए सूट के ऊपर मुझे कुछ चाहिए तो वो मेरे को मिलता है उसका जजमेंट। लेकिन अगर मुझे एप्लीकेशन, मैं चाहता हूँ कोर्ट एप्लीकेशन डिसाइड करे, कोर्ट निर्धारित करे आवेदन को, तो उस पर मिलेगा मेरे को, उसका आउटकम होगा ऑर्डर। मैं सिविल के संदर्भ में बता रहा हूँ, क्रिमिनल का नहीं बता रहा, ठीक है ना। अब मैं जो भी बात करूँगा सिविल के लिए बात करूँगा। देखिए सर सिविल में मोर देन 50 ऑर्डर्स हैं। सिविल में कितने ऑर्डर्स हैं सर, मोर देन 50 ऑर्डर्स हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का ऑर्डर पूछा है 2022 के एग्ज़ाम में, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, तो आप मुझे समय दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो जो मेरी टीचिंग अप्रोच उसको पकड़ के चलिए। सबसे पहला डिफरेंस सर ऑर्डर में और जजमेंट में क्या अंतर है। सर जजमेंट सूट के ऊपर आता है और एप्लीकेशन के ऊपर क्या आता है, ऑर्डर। क्रिमिनल के अंदर भी अगर मामले की मेरिट्स को सुना गया है, अगर पूरा केस का ट्रायल हुआ है तो आएगा जजमेंट। अदरवाइज छोटी मोटी जो एप्लीकेशंस लगती है, बेल एप्लीकेशन हो गई, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस हो गई, ये सारी जो एप्लीकेशंस आप लगा रहे हो ये सब किस में है सर, ऑर्डर के फॉर्म में आती है। बात समझ में आई। राजस्थान हाई कोर्ट RJS अब तक किस सिर्फ सिविल में ही क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर। क्रिमिनल में ऑर्डर उन्होंने नहीं पूछा, लास्ट ईयर भी नहीं पूछा था, लास्ट ईयर भी उन्होंने दो जजमेंट्स से पूछे थे। तो आप ये समझिए कि आपको ऑर्डर राइटिंग समझनी है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें सर, कुछ नहीं, जजमेंट और ऑर्डर में डिफरेंस मैं आपको लिखा देता हूँ। सर जजमेंट क्या अलग होता है और ऑर्डर में क्या अलग होता है। अब मैं आपको पढ़ाने नहीं लग जाऊँगा कि जजमेंट जो होता है वो मेरिट्स पे होता है, ये एप्लीकेशन के मेरिट्स पे होता है, वो सब आपको पता होगा, प्रीलिम्स निकाला है भाई, इतना तो पता होगा। अब मैं उसके बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा कि पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, किसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं सर, पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले पॉइंट्स की बात करता हूँ और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं सर। देखिए सर जजमेंट राइटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले होता है इसमें फैक्ट्स, इसको कहते हैं हम तथ्य। दूसरा होता है इशू, इसको हम कहते हैं विवादक। तीसरा होता है लॉ पार्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। लॉ में आता है सर विधि। चौथा आता है सर अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस, अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्य की विवेचना। इट इज़ फॉलोड बाय जजमेंट एंड डिक्री। तो इसके बाद में आप जजमेंट लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, ऑर्डर में हम यूजुअली लिखते हैं फैक्ट, देन इशू, लॉ। चौथा पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि एविडेंसेस आपके पास है नहीं। क्या पार्टी से एविडेंस लिए हैं आपने, ये बात समझिए। और इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे का मिस्टेक करते हैं, इस पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं। देखिए अगर मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ तो मैं सूट्स की मेरिट के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा,
पहली बात ही समझिए, मैं किस पे कमेंट नहीं करूँगा, सूट की मेरिट के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। मेरे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है मैं उस पर कमेंट करूँगा और उसी से ये डिसाइड करूँगा कि मुझे इसमें रिलीफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन जजमेंट में हमारे पास में सब कुछ दिए होते हैं, विटनेसेस भी होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी होता है, लेकिन ऑर्डर में होता नहीं। लेकिन 3 पॉइंट तो हमेशा सेम रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि सर इशू बनाया नया, बहुत से बुक्स भी आपको मिलेगी जहाँ पे भी ये बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे बुक से कहते हैं या अलग अलग टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इशू बनाया जाना चाहिए क्या ऑर्डर में, क्या ऑर्डर राइटिंग में इशू बनाना आवश्यक है? तो सर इसका आंसर है नो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लगता है बनाना चाहिए तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। डिपेंड करता है सवाल क्या पूछ रहा है, डिपेंड क्या करता है सवाल क्या पूछ रहा है। मान लीजिए एप्लीकेशन जो चैलेंज की गई है, मान लीजिए एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई और बोला कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, बार्ड बाई लिमिटेशन है, तो फिर तो इशू बनेगा। फिर तो हमें देखना पड़ेगा जो भी हमारे पास मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड है, हमें उसे देखना पड़ेगा कि सूट्स मेंटेनेबल है या नहीं है। अब बस सब सपोज कीजिए रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, किसका सूट है? रिकवरी ऑफ मनी का सूट है। अब रिकवरी ऑफ मनी के सूट में 3 साल का टाइम होता है इसमें। अब 3 साल अगर निकल चुके हैं तो हमें देखिए बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिन पर ऑर्डर राइटिंग पूछी जाती है। वन ऑफ द ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर लास्ट 4 सालों में 2 से 3 बार सवाल पूछा जा चुका है, जहाँ पे बार्ड बाई लिमिटेशन की ऑर्डर 7 रूल 11D के ऊपर। हम आज उसी का ऑर्डर लिखने वाले हैं इस क्लास में, और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सर तीसरा पॉइंट है लो। चौथा पॉइंट है कि आपकी समझदारी के साथ में जो मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है आप उस पर डिसाइड कर रहे हो, क्या फैक्ट उसने दिए हुए हैं और क्या मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, आप इसको देख रहे हो सर। और 5वां है आपका ऑर्डर, क्योंकि आदेश आपने पारित किया, बस अप्रेजल नहीं होता है इसमें। बच्चा क्या करता है सर, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फैक्ट्स को रिपीट करने को ही क्या समझते हैं, जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग। वो थोड़ा फैक्ट को रिपीट कर देंगे और लास्ट में जहाँ पर उनको लॉ लिखना है या फिर जहाँ पर जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड उसके बिहाफ पर आपने कैसे अप्रेज किया उसको, कैसे आपने उसको समझा, इस पर सबसे कम एम्फेसिस करते हैं। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मार्क्स मिलते हैं सर इन 2 चीज़ों पे। मैक्सिमम स्कोर अगर कोई बच्चा कर सकता है तो वो इन 2 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके लिख के कर सकता है। मैं आपको लिखाऊंगा भी सही और बताऊंगा भी सही, फॉर्मेट भी लिखवाऊंगा और साथ में बुलवा के क्लास में भी आपको आज मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्रोविजंस टफ नहीं है, इनको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये टफ बन जाएंगे। साथ समझ रहे हैं आप मेरी? अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो ये क्या बन जाएंगे सर? टफ। तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आज आपको ऑर्डर भी लिखवाऊंगा, फॉर्मेट भी लिखवाऊंगा और साथ में 2 सवाल भी दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। आप घर जाएंगे वो सवाल करेंगे, कल जब टेस्ट देने आएंगे तो पहले मुझे देके जाएंगे और फिर टेस्ट भी लिखेंगे। बात समझ में आई? कल टेस्ट है आपके इसके इतने बजे, कल आपका क्या है सर? टेस्ट है कितने बजे से? बस ये क्लास के बाद 12 बजे तो क्लास है कल, इस क्लास के बाद से, ठीक है ना सर? ये बात बिल्कुल याद रखिए। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सर यही काम की चीज़ है, जिस पर कमांड नहीं होता बच्चा फेल होता है। आप कितने भी बच्चे जो लास्ट ईयर के RTI मंगाइए, 2, 3, 4 के ऊपर नंबर नहीं है किसी को भी। तो प्लीज़ अगर आपको स्कोर करना है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। बात समझ में आई? तो पहले बेसिक चीज़ क्लियर हुई कि जजमेंट में क्या होता है, और जजमेंट में भी अगर मार्क्स चाहिए होते हैं सर तो जजमेंट में भी इसके मार्क्स हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इस फॉर्मेट को समझ जाओगे तो मार्क्स आप ले आओगे। इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए, ऑर्डर राइटिंग, जब आप ऑर्डर राइटिंग कर रहे हैं तो सर फॉर्मेट का कितना महत्व है? क्या अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं? हाँ सर, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मेट रिकमेंड नहीं करूँगा जिसमें कम मेहनत है। मैं आपको वो फॉर्मेट रिकमेंड करूँगा जिसमें अच्छे से मेहनत लगती है। देखिए अगर आप कोर्ट के प्रैक्टिकल बात करें तो जजेस के पास में ऑर्डर शीट होती है, उसमें वो सीधा ऑर्डर शीट क्या होती है सर? उनके पास में हर फाइल के आगे कागज़ लगा रहता है, इसमें ऐसे करके बना रहता है,
वो सीधा इसमें डेट लिखते हैं और आज क्या ऑर्डर पास किया उसको मेंशन कर देते हैं। ये काम मत करना, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आई बात? कोई आपको अगर रिकमेंड करे, कोई आपका अगर जानकार रिकमेंड करे, देखिए बहुत ज्ञान का सागर है मार्केट में, मैं आपको बहुत शांति से बोल रहा हूँ। जैसे हम क्रिमिनल में बोलते हैं कि सर मैक्सिमम टाइम उसको कन्विक्ट कीजिए, अक्विट मत कीजिए। अक्विट करोगे तो छोटा हो जाएगा, और अगर आप कन्विक्ट करना चाहते हो तो हियरिंग ऑन सेंटेंस के दोबारा वापस आपको पैराग्राफ और फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप काम आधा करना चाहते हो तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आपका काम हो जाएगा लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और मार्क्स अगर चाहिए तो देयर इज़ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल सोल्व करेंगे 2021 के मेंस का आया हुआ, 2021 के मेंस का आया हुआ एक सवाल सोल्व करेंगे और कुछ जजमेंट्स लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो कि सिविल ऑर्डर राइटिंग को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। सिविल ऑर्डर राइटिंग को ऑलमोस्ट कवर करेंगे, 8 से 10 जजमेंट लिखवाऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे इन द मीन टाइम ऑफ ऑर्डर राइटिंग। एक सवाल था 2021 के मेंस का, उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं पहले कि क्या सवाल पूछा गया और क्या सवाल वो पूछा गया था, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, डेट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स का सवाल था और ये बेसिकली एक ऑर्डर राइटिंग से संबंधित सवाल था। अब प्रॉब्लम क्या होती है एग्ज़ाम के टाइम पर, जैसे जब आप स्पेसिफिकली मेंस लिखते हो तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है सर कि हम समझ ही नहीं पाते कि करना क्या और लिखना क्या है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, ऊपर क्या लिखे, नीचे क्या लिखे, इशू क्या बनाएं। बिल्कुल दिमाग आपका सुन्न हो जाता है जब आप दोनों जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग पे आते हैं तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर आपने बहुत सारे सवालों पर प्रैक्टिस करके गए हो, रिग्रेस प्रैक्टिस आपने करी है, तो आप सवाल तक पहुँच पाएंगे। कुछ जजमेंट्स लिखिए सुप्रीम कोर्ट के 2021, 22, 23, 24 के। मैं रिसेंट जजमेंट्स लिखवा रहा हूँ, तो प्लीज़ जजमेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जजमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम सब लोग ये जानते हैं, कि सर ऑर्डर 7 रूल 11 में आपके पास टेक्निकली 6 ग्राउंड्स हैं। कितने ग्राउंड्स हैं सर? 6 ग्राउंड्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू और भी ग्राउंड्स लेके आई है सुप्रीम कोर्ट, उनको भी लिखेंगे और बाकी चीज़ों को भी मेंशन करेंगे। ठीक है सर, किसका नाम लिखिए? विजय कुमार, मनीष कुमार, विजय कुमार, मनीष कुमार वर्सेस अश्विन देसाई। थोड़ा मेरे को नाम देखना पड़ेगा एक बार। अश्विन देसाई है, अश्विन देसाई। इसमें लिखिए इफ़ देर इज सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यदि पक्षकार द्वारा तात्विक तथ्यों को छिपाया जाता है, तो उस स्थिति में वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। इफ़ देयर इज ए सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स देन द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड।
किसका नाम लिखिए, रामी शेट्टी। देखिए ये सारे ऑर्डर राइटिंग में काम आएंगे आपको, इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूँ आपको। ये सारे जजमेंट्स मैंने क्लास में लिखवाए थे फाउंडेशन में, तो आज ही किसी बच्चे से फ़ोन करके मंगवाएं कि प्लीज़ भेजिए जजमेंट्स। जो भी जजमेंट्स लिखवाए थे क्लास में, ये सब 7/11 में हमने लिखे हैं, तो आज उससे मंगवाया तो उसने PDF भेजी है मुझे, सर ये क्लास में आपने लिखवाए थे। वेंकटन्ना, रामी शेट्टी वेंकटन्ना, रामी शेट्टी वेंकटन्ना वर्सेस नसीम जमाल। दिस इज 2023 जजमेंट। लिखिए इसमें, द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड इफ इट इज़ वेक्सीसियस, इफ इट इज़ वेक्सीसियस। वाद पत्र खारिज किया जा सकता है, वाद पत्र खारिज किया जा सकता है यदि वह तुच्छ, यदि वह तुच्छ और परिसीमा द्वारा वर्जित हो, यदि वह तुच्छ और परिसीमा द्वारा वर्जित हो, यदि वह तुच्छ और परिसीमा द्वारा वर्जित हो। द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड इफ इट इज़ वेक्सीसियस, elusive and barred by limitation, and barred by limitation, and barred by limitation, and barred by limitation। इसका नाम लिखिए, मैसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस राकेजा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखिए केसेस को लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको 2021 का आया हुआ सवाल समझाऊंगा। वो केस नहीं आता होगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे और ना उसको कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसमें प्लीज़ लिखिए, इस केस में लिखिए, द कोर्ट कैन सुओ मोटो ऑल्सो, द कोर्ट कैन सुओ मोटो ऑल्सो, सुओ मोटो ऑल्सो रिजेक्ट ए प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। न्यायालय आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत, न्यायालय आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत, आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से भी वाद पत्र खारिज कर सकता है, स्वप्रेरणा से भी वाद पत्र खारिज कर सकता है, खारिज कर सकता है। अगला लिखिए, एच.एस. दीक्षित, एच.एस. दीक्षित वर्सेस मैसर्स मेट्रोपोली ओवरसीज लिमिटेड। दिस इज 2021, दिस इज नॉट 2021। लिखिए इसमें, लिखिए उसमें वाद पत्र की नामंजूरी के समय, वाद पत्र की नामंजूरी के लिए, वाद पत्र की नामंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करते समय केवल वाद पत्र के कथनों की ही जांच की जा सकती है, केवल वाद पत्र के कथनों की ही जांच की जा सकती है, केवल वाद पत्र के कथनों की ही जांच की जा सकती है। लिखिए, ओनली प्लेंट ओवरमेंट कैन बी एग्जामिन्ड while considering application for rejection of plant,
एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सपोज कीजिए कि कोई पार्टी ने एप्लीकेशन आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए आवेदन दिया। वो कह रहा है सर ये ऑर्डर 7 रूल 11 के 6 ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो देर इज ए स्पेसिफिक ग्राउंड, इसको हम कहते हैं बार्ड बाई लॉ, दैट इज बार्ड बाई लिमिटेशन। क्या कहते हैं? बार्ड बाई लॉ। ऑर्डर 7 रूल 11 डी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आप जब कभी भी ये एप्लीकेशन पर विचार करेंगे तो आप साक्ष्य नहीं लेंगे। आपके पास अगर प्लेंट है तो आप प्लेंट से ही एग्जामिन करके बताएंगे। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि उस पार्टी ने कोई एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं किए, आप ये बात नहीं बोल सकते दैट उस पार्टी ने कोई एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं किए, क्योंकि एविडेंसेस पे आप विचार नहीं करते हो, आप ऑर्डर दे रहे हो। आप ऑर्डर दे रहे हो मतलब आप डिसाइड करोगे एप्लीकेशन के मेरिट पर, आप आवेदन की गुणागुण पर जाओगे, ना कि वाद के गुणागुण पर। यू विल ओनली गो फॉर द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन, नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द सूट, उस पर नहीं जाएंगे आप, ठीक है। आप आवेदन के गुणागुण पर जाएंगे और उसके आधार पर आप निर्धारित करेंगे। ये बात समझ में आई? एक केस लिखिए, एक केस लिखिए। सलीम डी अगबोट वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। सलीम डी अगबोट वाला, सलीम डी अगबोट वाला वर्सेस श्यामल जी ओडव जी ठक्कर। ओडव जी ठक्कर, दिस इज 2021। लिखिए, सलीम डी अगबोट वाला वर्सेस श्यामल जी ओडव जी ठक्कर, 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लिखिए, लिखिए, the plaint cannot be rejected, the plaint cannot be rejected if limitation is a mixed question of law and fact, if limitation is a mixed question of law and fact, mixed question of law and fact। यदि परिसीमा विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, यदि परिसीमा विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, तो वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तो वाद पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। लास्ट केस लिखिए, श्री हरि हनुमान दास तोतला वर्सेस हेमंत विट्ठल कामत। दो 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें लिखिए, रेस जुडिकेटा इज नॉट ए ग्राउंड, रेस जुडिकेटा इज नॉट ए ग्राउंड, रेस जुडिकेटा इज नॉट ए ग्राउंड टू रिजेक्ट द प्लेंट, टू रिजेक्ट द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 डी, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 डी, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 डी। लिखिए, हिंदी में लिखिए प्लीज, लिखिए, पूर्व न्याय कोमा प्रांग न्याय या पूर्व न्याय, जैसा भी आपको ठीक लगता है, पूर्व न्याय कोमा आदेश 7 नियम 11 डी, आदेश 7 नियम 11 डी सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर करने का आधार नहीं है, वाद पत्र को नामंजूर करने का आधार नहीं है, वाद पत्र को नामंजूर करने का आधार नहीं है, वाद पत्र को नामंजूर करने का आधार नहीं है। ठीक है सर, ये कुछ बेसिक जजमेंट्स हैं जो सिविल से हम लोग डील करेंगे। आपसे ये जजमेंट जो है अब लिखना ही नहीं लिखना वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना।
एक और लास्ट जजमेंट हम लोग लिख लेते हैं, एक टीआई का ऑर्डर लिख लेते हैं जो टेम्परेरी इंजेक्शन का मैंडेटरी ऑर्डर है, वो है गुजरात बॉटलिंग कंपनी। गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड। अस्थायी निषेधाज्ञा के से संबंधित ये टेम्परेरी इंजेक्शन का है सर ये, ठीक है, टेम्परेरी इंजेक्शन का है और इसमें जो गाइडलाइंस है इसी गाइडलाइंस पर इसका ऑर्डर लिखा जाता है। जो इस केस में गाइडलाइंस दी है इसी गाइडलाइंस के आधार पर क्या लिखा जाता है, इसका ऑर्डर लिखा जाता है। तो पहली गाइडलाइंस है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर मस्ट बी प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, देयर मस्ट बी प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, देयर मस्ट बी प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए, वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। इसका आप ऑर्डर कल लिख के दिखाएंगे मुझे, ठीक है ना। वादी के मैं अभी सवाल भी दूंगा आपको और समझाऊंगा भी से कि कैसे लिखना है। अभी तो ऑर्डर शुरुआत ही है, अभी तो क्लास चलेगी 1-1.5 घंटा और अभी रुकना मत, अभी तो मैं आपको सवाल समझाऊंगा 21 वाला। ऑर्डर राइटिंग देखिए, जब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही क्लास लेंगे ऑर्डर राइटिंग की और क्लासेस लेंगे, लेकिन दोनों को संतुलन करना जरूरी है। आप समझ लीजिए 40 मार्क्स सही है, कितने मार्क्स हैं 40, और 40 मार्क्स का मतलब मत उस बच्चे से पूछिए जो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से इंटरव्यू में रहा है, या मेंस पास करने से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आए। 40 में से अगर उसको 20 22 25 भी आते तो वो लिस्ट में होता, डेफिनेटली लिस्ट में होता। तो जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग ऐसी चीज़ है कि सर सभी को ही नहीं आता लिखना। आप थोड़ा सा भी बेहतर लिखेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसको चाहिए प्रैक्टिस, इसको चाहिए प्रैक्टिस। मैं आपको वीक में 3 से 4 सैंपल दूंगा और उसको चेक भी करके आपको बताऊंगा कि आप कैसा लिख रहे हैं। दूसरा लिखिए, if temporary injunction not granted, it will cause irreparable loss to the plaintiff। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की गई, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की गई तो यह वादी को अपूर्णीय क्षति देगा, देगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होना चाहिए, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होना चाहिए, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है सर, ये कुछ केसेस थे जिस पे ऑर्डर राइटिंग बेस्ड होगा आपका, मेजर ऑर्डर राइटिंग। ये केसेस अपडेट होते रहेंगे और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा जजमेंट राइटिंग, अब थोड़ा सा ऑर्डर राइटिंग पे आते हैं और 21 का सवाल देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये सवाल देखेंगे और शांति से देखना, बिल्कुल माइंड को। आप रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, रीडिंग हैबिट बढ़ाने का बेस्ट तरीका है बैरेक्ट पढ़िए। वो से कहते हैं रीडिंग हैबिट कैसे बढ़ाएं सर, लो वाले बच्चे के लिए तो बैरेक्ट ही सफिशिएंट है। आप अगर बैरेक्ट मल्टीपल रीडिंग करते हैं तो भी आपकी रीडिंग हैबिट फास्ट हो जाएगी, और लीगल लैंग्वेज तो बैरेक्ट से अच्छी कहाँ लिखी हुई है, पढ़िए। पंद्रह 4/2016 A sold goods for the price to B. When demanded money, B sent an email on 20/5/2019, assured that he would make the payment within 2 months. When B did not pay the amount, even after 2 months, A filed a suit for the recovery of money. B filed a written statement while disputing the liability, also raised plea that the suit was barred by the limitation. Before issues were framed, B moved an application and requested the court to frame a preliminary issue regarding the limitation and decide the same before proceeding further. The plaintiff filed a reply to such application and contended that the question of the limitation is a mixed question of fact and law, and thus such issue cannot be decided as a preliminary issue. Write an order deciding the application and issue. हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 15/4/2016 को अधन के लिए माल बी को भेजता है। धन की मांग किए जाने पर बी 20/5/2019 को एक ईमेल भेजता है और विश्वास दिलाता है कि वो 2 माह के भीतर भुगतान कर देगा। जब बी 2 माह के बाद भी भुगतान नहीं कर पाता, पश्चात भी राशि भुगतान नहीं करता, तो अधन की वसूली के लिए तो वाद प्रस्तुत करता है। बी लिखित कथन प्रस्तुत करता है दायित्व को विवादित
विवादित करते हुए तर्क उठाता है कि वाद परिसीमा से बाधित है, विवादों को विरचित करने से पूर्व बी एक आवेदन प्रस्तुत करता है और न्यायालय से परिसीमा संबंधित प्रारंभिक विवादक विरचित करने की तथा आगे कार्रवाई करने से उस पूर्व उसे तय करने की प्रार्थना करता है। वादी ऐसे प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करता है और विरोध करता है कि परिसीमा का प्रश्न विधि तथा तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। इस प्रकार के वैसे विवादक प्रारंभिक विवादक के रूप में तय नहीं की जा सकते। अब सबसे पहले ऐसा होता है सर, फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना जब कभी भी जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग आपको मिले, एक काम आपको करना है, और वो काम क्या है सर? वो काम क्या है? वो काम है डायग्राम बनाना। वो काम क्या है सर? डायग्राम बनाना कि सर 15/4/2016 से लेकर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है सर? 20/5/19। ठीक है, इस दिन तो ईमेल भेजा गया और उसके 2 महीने बाद, तो रफली 2 महीना कब आ जाएगा? 20/7 कब आ गया सर? 19 आ गया। समझ में आई बात? तो मतलब ऐसा है कि सर अगर आप काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे 2016 से 2019 तक 3 साल, रिकवरी ऑफ सूट ऑफ मनी, बच्चा कहाँ दिमाग लगाता है अपना? बच्चे का पूरा प्राइम फोकस होता है कि सर लिमिटेशन के बाद सूट फाइल किया है। क्या उसका फोकस है? लिमिटेशन के बाद सूट फाइल किया है, और वो सोचता है कि सर इसको 2 बार पढ़ेगा 3 बार पढ़ेगा तो उसको रियलाइज हो जाएगा कि लिमिटेशन का सवाल था और इसमें प्लेंट को रिजेक्ट करना था। क्या करना था? प्लेंट को रिजेक्ट करना था, क्योंकि सर 3 साल बाद सूट फाइल किया गया। सूट तो फाइल हुआ रफली इस डेट पे, इन्होंने डेट तो नहीं दी कि इस दिन सूट फाइल किया गया, लेकिन 2 महीने बाद सूट फाइल हुआ है। ऑलमोस्ट रफली आपने 20/7 मतलब 20 जुलाई में सूट फाइल किया है, लेकिन डेट कहाँ तक थी? 3 साल कहाँ तक थे? 3 साल थे 14/4/19, यहाँ तक ही थे 3 साल, मतलब इतने तक सूट फाइल होना चाहिए था सर। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ समझेंगे कि लॉ क्या कहता है और लॉ के पॉइंट्स क्या कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं बहुत आपको पहाड़ तोड़ने को नहीं कह रहा। मैंने बताया आपको सर, सूट में एप्लीकेशन फाइल होती है। सूट किसने फाइल किया है सर इस दिन? ए वर्सेस बी हुआ है सर, सूट फाइल हुआ है। ये सूट में ये रिटर्न स्टेटमेंट लगा रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में एक एप्लीकेशन भी लगाई है इसने। क्या लगाई है? एक एप्लीकेशन लगाई है। देखिए, बी फाइल्ड रिटर्न स्टेटमेंट एंड वाइल डिस्प्यूटिंग द लायबिलिटी बाय द लिमिटेशन बिफोर इशूड फ्रेम, बी मूड एन एप्लीकेशन। तो सूट में एप्लीकेशन लगाई है, तो मतलब हमें क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। अगर उसने नीचे दिया भी नहीं होता ऑर्डर लिखना है, तो भी हमें क्या लिखना था? उसमें ऑर्डर लिखना था। ठीक है, और अब देखिए, बिफोर इशू फ्रेम बी मूड एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड फ्रेम ए प्रीलिमिनरी इशू। कोर्ट को बोल रहा है कि एक प्रीलिमिनरी इशू फ्रेम किया जाए। अगर कोर्ट को खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि इशू फ्रेम किया जाए, तो इशू फ्रेम आपको करना है। एप्लीकेशन डिसाइड करते समय आपको कह रहा था कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि इशू बनाना है नहीं बनाना, लेकिन अगर सवाल की नीड है तो बनाना है, अगर सवाल की नीड नहीं है तो नहीं बनाना। रिगार्डिंग लिमिटेशन एंड डिसाइड द सेम बिफोर द प्रोसीडिंग फर्दर, द प्लेंटिफ फाइल्ड ए रिप्लाई एप्लीकेशन। और प्लेंटिफ क्या ये क्या बोल रहा है सर? इसने एप्लीकेशन ने बोला कि सर ये बार्ड बाय लिमिटेशन है, मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 डी का पॉइंट ले रहा है। और ए इस एप्लीकेशन का रिप्लाई करते हुए ए क्या बोल रहे हैं सर? इसका रिप्लाई करते हुए ए क्या बोल रहे हैं? ए ये कह रहे हैं कि सर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। अब एक बार जजमेंट लिखवाया सलीम डी अकबोट वाला, वो पढ़िए। सलीम डी अकबोट वाला बोलता है कि अगर जब कभी भी प्ली ऑफ लिमिटेशन में मिक्स इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट हो तो प्लेंट रिजेक्ट नहीं होती। ये बात समझिए आप। और दूसरी बात एक और बात मैं आपको बताता हूँ। सलीम डी अकबोट वालों को साइड में रखो, चलो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की बात करता हूँ मैं, क्या होती है। चलो सबको जजमेंट नहीं पता होंगे सर, सबको जजमेंट नहीं पता होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बेसिक सुविधा भी नहीं होती, फिर भी वो प्रीलिम्स हर साल निकालते हैं, मेंस हर साल लिखते हैं। मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन लॉ को समझने को किसी को भी रोक नहीं है। ठीक है ना सर? अब समझना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। कुछ कंसेप्ट समझते हैं, कुछ कंसेप्ट यहीं समझाता हूँ। जैसे अगर आपको 3 साल में एक्नॉलेजमेंट करना है, इसने क्या किया है सर?
अभी स्वीकृति प्रदान करी। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है वो समझिए सर। दो तरह से अभी स्वीकृति दी जाती है। एक तो तब दी जाती है जब समय सीमा बची हो आपके पास में। अगर ये आदमी ये बी 14 तारीख के पहले बोलता कि चलो ठीक है सर आपका पैसा मैं मानता हूँ 2 महीने में दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 3 साल बढ़ जाते। सेक्शन 18 बोलता है सर किसका, लिमिटेशन का। किसका बोलता है, लिमिटेशन का बोलता है सर कि अगर कोई भी परिसीमा काल के अंदर, कोई भी परिसीमा काल के अंतर्गत अंदर अगर वो अभी स्वीकृति प्रदान करता है तो पुनः परिसीमा काल शुरू हो जाएगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 18 एक्नॉलेजमेंट। यहाँ से प्री का सवाल आया एक्सप्लेनेशन। अब दोबारा सुनिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट किस दिन आ रहा है, 20/5/19 को। इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट डेटेड एक्नॉलेजमेंट। क्या कहते हैं इसे, इसका मतलब होता है कि नियत समय सीमा के पश्चात की गई अभी स्वीकृति। नियत समय सीमा के पश्चात की गई अभी स्वीकृति मतलब समय निकल चुका है सर 14 के बाद, 14 के बाद जो अभी स्वीकृति कर रहे हो ये पोस्ट डेटेड एक्नॉलेजमेंट है। और ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 25 के 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको बोला हुआ है। अब आप बताओ वो आदमी 25 दिन की कुछ शर्तें हैं कि लिखित रूप में होना चाहिए। हाँ सर मेल किया है उसने, तो मतलब मेल क्या होता है, लिखित रूप में होता है। उसने क्या, उसने एक्नॉलेजमेंट, उसने अभी स्वीकृति दी ना कि भाई 2 महीने रुक जा तेरा पैसा मैं दे दूंगा। क्या बोला था, 2 महीने रुक तेरा पैसा मैं दे दूंगा। तो उसने क्या कर दी है, अभी स्वीकृति कर दी है। और अभी स्वीकृति भी किसने करी है, लिखित रूप में करी है। ईमेल आप भेजते हो वो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित होता है। ईमेल अगर आपके अकाउंट से गया तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित है। तो कहने का मतलब क्या है कि समय निकल जाने के बावजूद अगर आप लिखित रूप में अभी स्वीकृति प्रदान करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम की 25 3 के अधीन, तो उसमें समय बाधित ऋण भी शुरू हो जाता है। ये समय बाधित हो चुका था लेकिन ये फिर से स्टार्ट हो गया। अरे सबको जजमेंट पता हो आवश्यक है क्या, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ उतनी काम नहीं करती सर एग्जाम के टाइम पे। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, हम यहाँ बैठ के सवाल कर रहे हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आसान है। लेकिन जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बहुत सारे जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग लिखेंगे, सर आप लोगों से निवेदन है, लॉ आपको आता है अच्छे से, लो आप नींद में भी लिख सकते हैं। जो बच्चे लास्ट ईयर मेंस लिखे हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग लो में नींद में भी लिख दोगे। अपनी तमाम शक्ति अगर आपको लगानी है तो ऐसे राइटिंग के पीछे रटने में नहीं, अपने विचारों को व्यक्त करने में लगाइए। आप कैसे अपने अंदर के विचारों को लिख सकते हैं, मार्क्स तब मिलते हैं ऐसे में। और जजमेंट ऑर्डर राइटिंग में मार्क्स तब मिलते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। लो आप फिर भी लिख दोगे। इस बार का जो पेपर था वो पेपर की पिछले साल की तैयारी काम आई है आप लोगों की। इस साल तैयारी का समय कहाँ था सर, एपीयू से बच्चे फ्री हुए फिर इसमें लगे। जितना भी स्कोर बन रहा है बच्चों का वो उनकी पूरी तैयारी है। जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग के पीछे लग जाइए। आपको दिन में 2 जजमेंट ऑर्डर राइटिंग के फॉर्मेट चाहिए मैं दूंगा, सवाल चाहिए मैं दूंगा। आप कहे सर मेरे को हर अल्टरनेट डे पे जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग आप फॉर्मेट दो, मैं आपसे चेक कराऊंगा, मैं करूंगा चेक। बस तुम लोग मेहनत करो यार, इसके बिना एग्जाम नहीं निकलता। ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे मान के चलिए। मतलब मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ सर, ये वास्तविकता है। जो बच्चे 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर से पिछड़े हैं ना सर, जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग में मार्क्स देख लीजिएगा उनके 2 3 4 के ऊपर नंबर नहीं है। फॉर्मेट बनाना और फैक्ट्स को रिपीट करना ही ऑर्डर राइटिंग नहीं होती। सवाल समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से बताइए मुझे। और अकबोट वाला भी ये कहता है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डन। फॉर्मेट लिख लें, अब ऑर्डर का फॉर्मेट लिख लें। पीडीएफ में भी है, पीडीएफ में भी है, लेकिन पीडीएफ आप घर जाके रिपीट खुद लिखेंगे बैठ के। अरे पीडीएफ में भी है, फॉर्मेट किसमें है, पीडीएफ में भी है। लेकिन आप लोगों के ऊपर एतबार करूं नहीं करूं बताओ, आप घर जाके लिखेंगे। आप लोग घर, हाँ मैं समझाऊंगा तो, बिना समझाए तो मैं आपको सब होमवर्क कैसे दे सकता हूँ, समझाऊंगा तो मैं आपको पूरा। ठीक है सर, फॉर्मेट समझिए 2 मिनट। ये फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट रहेगा, ऑर्डर का फॉर्मेट यही रहेगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा, पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलूंगा, पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलूंगा। अभी सवाल समझाया उसी के ऊपर ऑर्डर है। और तुम समझना कि 2 पॉइंट्स पे हमने फोकस किया था। मैंने आपको कहा था सर ऑर्डर में 2 चीज़ों पे फोकस करना होता है, लॉ के ऊपर और जो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है। आपके ऊपर पास क्या मटेरियल है आप उसको देखोगे। एक जजमेंट लिखवाया मैंने आप लोगों को अभी, उसमें मैंने क्या बोला कि जब भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात आएगी आप किसको देखेंगे, जो भी अवेलेबल है। प्लेंट देख के आपको डिसाइड करना है कि लिमिटेशन में आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो आपको वैसे डिसाइड करना है।
पहली चीज़, राजस्थान में जूनियर डिवीज़न का नाम हटा दिया है। पहले क्या करते थे बच्चे, सिविल जज, यहाँ लिखते थे जूनियर डिवीज़न, कनिष्ठ वर्ग, इसको हटा दिया है। अब मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, ठीक है ना सर, इसको हटा दिया है, इसको नहीं लिखना। आगे इन मत लगाया करो, आगे इन मत लगाया करो। जब मैं लिखवा रहा था मैडम से तो उन्होंने भी इन लिख दिया आगे। उन्होंने भी क्या किया, शी इज ऑल्सो मेंशन इन। मैंने बोला इन तब आता है जब आप प्लेंट लिखते हो कि न्यायालय में आप प्रस्तुत कर रहे हो, जजमेंट या ऑर्डर राइटिंग में इन नहीं आएगा। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम जो भी है, सिविल सूट नंबर जो भी है, CIS नंबर जो भी है, ए सन ऑफ सो एंड सो, ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट में आप समझाने का कुछ नहीं होता, फॉर्मेट को खुद समझने का होता है, ठीक है। ये लिखा आपने, फॉर्मेट हो गया। एक हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले ये क्या आएगी, एडवोकेट के नाम के ऊपर क्या लिखनी है, एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग इसकी है कि एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए फाइल की गई है, किस एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा ऑर्डर आप दे रहे हो। अभी मैं आपको जो यहाँ के लोकल कोर्ट्स है उनके भी आपको मैं ऑर्डर राइटिंग दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है, लिखोगे तभी हो पाएगा। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D ऑफ द CPC 1908। दो अंडरलाइन कीजिए, कौन कौन से वकील साहब आए हुए हैं। एक और बात, ये भी बात याद रखना सर, यहाँ प्लेंटिव लिखा है, यहाँ रेस्पोंडेंट लिखा है, इसका रीजन बता देता हूँ। सर देखो, यहाँ जो प्लेंटिव लिखा है ये सूट की कैपेसिटी में लिखा है। किसकी कैपेसिटी में लिखा है, ये सूट की कैपेसिटी में है। लेकिन यहाँ जो रेस्पोंडेंट है ये किसकी कैपेसिटी में, एप्लीकेशन में। किसमें, एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन लगाई किसने है, एप्लीकेंट कौन है, प्रार्थी कौन है यहाँ पर, प्रार्थी है यहाँ पर प्रतिवादी। अरे पढ़ा ना हमने, उसने क्या किया था, अपना रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में क्या लगाई, एक एप्लीकेशन लगाई। फॉर्मेट समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो, लिखने का काम घर पे कर लेना, समझने का काम अभी करो यहाँ पे। और इसको कोई समझ में नहीं है तो दोबारा मुझसे पूछो, यहीं हूँ मैं तो, ठीक है सर। एडवोकेट, एस लर्न एडवोकेट ऑफ द प्लेंटिफ, हिंदी में भी फॉर्मेट है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखना, अभी हिंदी मीडियम भी फॉर्मेट है पूरा, ऐसा मतलब हिंदी में नहीं लिखवा है, हिंदी में भी फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ऑर्डर देखिए, दिस एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज टू डिसाइड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिविल सूट नंबर। देखिए, अगर ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो सूट मेंटेन रहेगा क्या, आप बताइए। अगर मान लीजिए मैं एप्लीकेशन अलाउ कर देता हूँ, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ प्लेंट, तो क्या सूट मेंटेनेबल होगा क्या, मेंटेनेबल कैसे होगा। अरे सर, प्ली ऑफ लिमिटेशन का सूट है, किसका, मतलब ऐसा था कि लिमिटेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि भाई ये जो सूट है, ये बार्ड बाई लॉ है, ये बार्ड बाई लॉ है, 3 साल के बाद फाइल हुआ है, 3 साल के बाद आपको फाइल किया गया है। आप मुझे बताइए, आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए, अगर एप्लीकेशन अलग हो जाएगी तो सूट भी डिसमिस हो जाएगा, बाय द वर्च्यू ऑफ द एप्लीकेशन सूट ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड। तो द पर्पज टू डिसाइड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट सिविल सूट नंबर सो एंड सो ऑफ 19 ऑन द ग्राउंड दैट दिस सूट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू द कोर्ट टू रेस्पोंडेंट एप्लीकेंट टू मेक प्रिलिमिनरी इशू। और इसमें क्या है, कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है, किसने, रेस्पोंडेंट, एप्लीकेंट ने क्या किया है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है कि सर इशू बनाइए इसके ऊपर। पहला पैराग्राफ हमेशा जो होगा, पहला पैराग्राफ होगा कि किस पर्पस के लिए सूट फाइल किया है या ऑर्डर फाइल किया है, उस ऑर्डर का क्या इम्प्लीकेशंस होगा, उसके कोर को हिट कीजिए, उसको फंडामेंटल जो मेन पॉइंट है उसको हिट कीजिए आप लोग। बात समझ में आ रही है सबको, किस लिए एप्लीकेशन लगी है, उसके कोर फंडामेंटल को आप हिट कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या आएगा, फैक्ट्स आएंगे। सिंपल, आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्स लिख रहे हो। देखिए, फैक्ट्स के पीछे पागल मत हो जाना। क्या होता है ना सर, मैं आपको अरे प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ एग्जाम में। सर पेपर ऐसा होता है ना अपना, ऐसा, तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्स लिखे होते हैं इस पेज पे, हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे, होता ही नहीं होता मैडम। अब जब आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स लिख रहे हो ना, अरे आरजेएस की जीती जागती हम लोगों ने भी देखी क्या होता है वहाँ पे। तो सर फैक्ट्स में जितना समझ में आता है, जितनी लाइन्स आप लिख पाओ, 2 4 5 लाइन अपने मन से लिखो, उसको पढ़ने वाले भी नहीं है। फैक्ट्स के ऊपर मार्क्स नहीं मिलते, ये बात आप लिख लो। जितने बच्चों ने RTI लगाई है, मैं उनकी कॉपी भी दिखा दूंगा आप लोगों को। सर एग्जामिनर ने पेन का टपका भी नहीं लगा रखा, जैसे एग्जामिनर क्या करते हैं, बहुत सी जगह ऐसे पेन का हल्का सा मार्क्स छोड़ देते हैं। अगर जिन्होंने RTI में कॉपी मंगाई है, सर इन फैक्ट्स के ऊपर एक पेन का टक्का मिल जाए तो बता देना। जितनी मैंने कॉपीज़ देखी, उनको इन फैक्ट्स से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब किससे, जहाँ पर आपने लॉ लिखा है, अप्रेजल किया है। बात समझ में आई। तो ये सिर्फ रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं। आप देखिए, देयर आफ्टर
देर आफ्टर, ठीक है सर, थर्ड पैराग्राफ लिखा, देर आफ्टर ए अप्रोच दिस कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, कोर्ट को क्या किया सर, रिकवरी ऑफ मनी के लिए अप्रोच करते हैं, एंड बी स्टेटेड इन हिज रिटन स्टेटमेंट दैट द सूट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड ही हैज आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7/11D. द प्लेंटिफ हैज स्टेटेड दैट द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज द मिक्स क्वेश्चन ऑफ, प्लेंटिफ ने क्या बोला है कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है सर, इसलिए नो नीड टू डिसाइड सच एप्लीकेशन, इसलिए इस आवेदन को डिसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है. हियर इट इज द सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द सूट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इफ वंस द प्ली ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन प्रूव्ड. अब मैंने थोड़ा सा क्या लिखा है सर, लॉ का पोर्शन लिखा है हल्का सा, आप यहाँ पर लीगल पोर्शन हम लोगों ने मेंशन किया है. लीगल पोर्शन क्या लिखा है कि ये सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक बार अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन की प्ली साबित हो जाए, प्ली साबित हो जाए तो सर उस पर क्या होगा, सूट मेंटेन नहीं होगा, ठीक है ना सर, सूट विचारणीय नहीं रह जाएगा, फिर वाद विचारणीय नहीं होगा, ठीक है सर. वैसे सर इसमें एक इशू बनाया हमने, पैराग्राफ 4 के अंदर क्या आएगा, इशू आया, वेदर द सिविल सूट नंबर सो एंड सो इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड अकॉर्डिंगली दिस एप्लीकेशन इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट एप्लीकेंट. क्या उसके फेवर में एप्लीकेशन डिसाइड होगी, इसके ऊपर हमने एक इशू बना दिया कि बार तो नहीं है लॉ ऑफ बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि आपको इशू बनाने के लिए बोल रहा है, और इशू किस चीज़ के ऊपर बनाने के लिए बोल रहा है कि सर बार होगा या नहीं होगा. 5 देखिए, पार्टीज हर्ड एन आर्ग्यूमेंट पर यूज्ड ऑन द रिकॉर्ड, ये लाइन आपको हर जगह लिखनी है. 5वां पैराग्राफ इसका होता है. अब छठे पैराग्राफ में लॉ लिखना स्टार्ट कीजिए. द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डर 7/11 दैट द सीपी इज क्वाइट क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द लिमिटेशन ओनली वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट. भाई स्टेट, जो भी प्लेंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर उससे अपीयर होता है तो आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो. अपीयर इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ एंड हेंस दिस बार ऑल्सो इंक्लूड्स द बार फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन. ये आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन की वो बात लिखी है. आप चाहो तो सेक्शन 3 का भी जिक्र कर सकते हो. किसका जिक्र कर सकते हो, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि वो एक जनरल प्रिंसिपल बोलता है, वो एक प्रोहिबिटरी प्रोविजन है, वो एक निषेधात्मक प्रावधान है. बात समझ में आई आपको. फिर इट इज एक्सप्रेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द गुड्स, फिर थोड़े से फैक्ट्स बताएं कि भाई ये सब है, ठीक है. आगे देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर द कंसेंट गिवन ऑन द थ्रू ईमेल, जो कंसेंट दिए 20/5/19 को थ्रू ईमेल बाय बी वुड कंसिडर्ड एज द पोस्ट डेटेड एक्नॉलेजमेंट, क्या आप उसको पोस्ट डेटेड एक्नॉलेजमेंट मानेंगे एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसमें कोमा इसमें अपन ने पूर्णविराम लगाया यहाँ पर कि भाई क्या आप उसको मानेंगे, जो कंसेंट दिए क्या आप उसको पोस्ट डेटेड एक्नॉलेजमेंट मानेंगे, क्या ईमेल को आप वो मानेंगे, क्या आप ईमेल को रिटर्न मानेंगे, क्या आप ईमेल को सिग्नेचर वाला मानेंगे. ये मेन चीज़ है. इट इज़ ए ट्राइबल क्वेश्चन, देयरफॉर द प्ली ऑफ लिमिटेशन इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. ये एक ट्राइबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर विचारण होना चाहिए. इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए पूरा. बात समझ में आई. ट्रायल होना चाहिए मतलब एविडेंसेस लिए जाएंगे, फिर पार्टीज से क्या लिए जाएंगे, एविडेंसेस. द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सलीम डी अकबोटवाला वर्सेस श्यामल जी उद्धव जी ठक्कर हैज हेल्ड दैट वेयर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज द मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट द प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड. और जो मैंने जजमेंट लिखा है उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं किया है, ये कभी मत करना, ये कभी मत करना. अगर आप रनिंग चीज़ लिख रहे हो तो रनिंग चीज़ को रनिंग में ही लिखना. हाँ, अलग कैसे दिखेगा सर, उसको पता कैसे लगेगा कि हमने वो जजमेंट साइट किया है. बच्चों के संबंध में सवाल होता है तो सर कुछ नहीं, वो ईयर लिखिए आप, उसमें आप लिखिए हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखिए. एक लाइन भी पढ़ेगा तो पूरे पैराग्राफ तक वो पहुंच जाएगा कि क्या इसने पॉइंट हेल्ड किया है इसमें और किस पॉइंट के बिहाफ पर इसने इसको रिजेक्ट नहीं किया है. ऑर्डर हेंस द एप्लीकेशन मेड इन द सिविल सूट नंबर हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड विदाउट गोइंग इनटू द मेट ऑफ द केस द सूट हैज़ बीन, और इसमें नेक्स्ट डे डाल दी मैंने, ठीक है ना. द सूट विल कंटिन्यू एंड एडजेंट टिल सो एंड सो डेट. मतलब अब हम क्या करेंगे, सूट को एडजेंट कर रहे हैं इस डेट तक, मतलब इस डेट को आपकी हियरिंग है, ठीक है. बिफोर सूट नंबर, इसमें आप 19 कीजिएगा, ये उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया है. देयरफॉर द सूट नंबर इज नॉट डिसमिस्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड अनलाइक एप्लीकेशन. ये सूट डिसमिस नहीं होगा अनलाइक एप्लीकेशन. जैसे एप्लीकेशन डिसमिस हुई, सूट डिसमिस आपका नहीं होगा. लास्ट में आप एक लाइन लिख देते हो, दिस ऑर्डर इज डिक्टेटेड एंड रिटन इन द ओपन कोर्ट. आपका जो भी जज का नाम होता है वो आप इसमें मेंशन कर देते हो. जब आप ये ऑर्डर दे रहे हो तो इसको स्पेसिफिकली आप मेंशन कीजिए, ठीक है ना. ये अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के, है ना. आई विल पुट इन ए सर्टेन ग्रुप, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, जो भी अपना ग्रुप बनाए.
एडमिशन वाले बैच का, उसमें मैं इसको डाल दूंगा दोनों PDF को। मैं एक और PDF दिखा देता हूँ आपको, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ लेके आइए अपने अंदर। अभी मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको, हिंदी में दिखा देता हूँ। आप जब 1-2 बार लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर ऐसा है, सिंपल सी बात, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सर ऐसा है, पैराग्राफ नंबर 1 हमेशा उद्देश्य होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा पर्पस होता है कि ये सिविल सूट क्यों फाइल किया गया है, मतलब ये एप्लीकेशन क्यों फाइल की गई है। आप ऑब्जेक्ट लिखते हो और वहाँ पे आपको कोर को हिट करना है। दूसरा फैक्ट होता है, तीसरा फैक्ट होता है। अरे मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा यहाँ की कोर्ट्स का। पहले एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं रफली। सर ठीक है, हिंदी में भी वही सेम फॉर्मेट रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं। इधर वादी लिखा है सूट की वजह से, और अपराधी एप्लीकेशन वजह से, क्योंकि एप्लीकेशन लगाई किसने, प्रतिवादी ने एप्लीकेशन लगाई है, तो प्रतिवादी प्रार्थी। कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपको, ठीक है। इसमें देखिए कि आदेश 7 नियम 11D के अंतर्गत आवेदन, कहाँ आवेदन किया है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का तो वही है, और वो प्लेंट रिजेक्ट करना चाहता है बाय द थ्रू द वे ऑफ प्ली ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा की वजह से, तो वो कहाँ जाएगा सर, यहाँ जाएगा। आगे देखिए उपस्थित अधिवक्ता क्या होंगे, इसका आदेश जो है ये पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और ये आपको जो बच्चे उनको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है सर। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं लो की लाइन है मैं वो सीधा उस पर जा रहा हूँ। तथ्यों के अभियोजनों से यह अभिव्यक्त होता है कि माल 15/4/2019 को बेचा गया था, हालांकि 3 वर्ष के अंदर न तो वादी द्वारा न भी भुगतान मांगा गया और न ही प्रतिवादी द्वारा भी भुगतान माना गया। यहाँ लिखिए, क्या ईमेल द्वारा 20/5/19 को की गई अभी स्वीकृति भारतीय संविधान नियम की धारा 225 के 3 के अंतर्गत तिथि पश्चात अभी स्वीकृति मानी जाएगी। ये विचारणीय प्रश्न है, अतः ये तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है, ठीक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सलीम डी अकबोटवाला बनाम श्यामल जी ओडौजी ठक्कर 2021 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि यदि परिसीमा विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तो वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। फिर प्रतिवादी का आवेदन अनुज्ञेय है तथा वाद संख्या मामले में गुणागुण के विचार किए बिना निपटाई जाती है। यद्यपि इस आवेदन के संदर्भ में सिविल वाद संख्या तकनीकी आधार पर खारिज नहीं की जा सकती, ठीक है ना। हम सिविल सूट को डिसमिस नहीं कर रहे, हम किसको डिसमिस कर रहे हैं, एप्लीकेशन को, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट। समझ में आई। फिर यहाँ पर वही ऊपर न्यायालय में दिया गया है। अब मैं 2 सवाल आपको कल का होमवर्क में आपको दूंगा, घर जाके इसको 2-3 बार लिखेंगे और मल्टीपल टाइम इसको रीड करेंगे। फिर जो सवाल आज मैं आपको दे रहा हूँ कल आप मुझे चेक कराएंगे। कल जब अपनी सिविल की क्लास होगी तो आप लोग 11:30 आ जाइएगा, ताकि आप मुझे सवाल दिखाएं और मैं हैंड टू हैंड उसको चेक करूँ, ठीक है ना। पेपर लगातार चलेंगे, बस आप ये समझ लीजिए कि 2-3 महीने, देखिए 2-3 महीने अगर आराम को त्याग दिया तो 6 महीने में जज बन जाओगे। कब बन जाओगे जज, हाँ समझ लीजिए नवंबर-दिसंबर में विल बी ए सिविल जज। प्लीज़ आराम त्याग दीजिएगा। मैं अभी बिल्कुल रुकना नहीं है, 3 महीने रात दिन एक कर दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े। पहला सवाल जो मैं आपको दिया, मैंने बिल्कुल बेसिक सवाल दिया ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वादी ने 1 जनवरी 2019 की एक प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट के आधार पर 2 लाख रुपए के लिए वसूली के एक वाद दायर किया है। 15 अप्रैल 2023 को दायर किया गया, ठीक है सर। लिमिटेशन के बाहर हो रहा है। प्रतिवादी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7/11D के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें वाद पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया कि वाद सीमाबद्धता लिमिटेशन से बाहर है। वादी का तर्क है कि 22 मार्च से लेकर 23 मार्च तक वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। आप बताइए, क्या बीमार आदमी को फायदा मिलता है क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन का? क्या सेक्शन 5 में डिले कंडोन हो जाएगी क्या अगर वो बीमार है तो? अरे समझदारों, ऐसे मत करो, नाम मत डुबाओ मेरा। सेक्शन 5 में डिले कंडोन होती है क्या सूट की? नहीं होती। बीमार होता है तो हो जाएगी क्या? हाँ, क्या सेक्शन 5 लगती है एप्लीकेशन कंडोनेशन डिले के लिए? नहीं लगती। तो एक पैराग्राफ आपको उसका भी लिखना है, समझ रहे हो मेरी बात? एक पैराग्राफ आपको किस चीज़ का लिखना है? वो जो हेडिंग लिखवाई थी ना मैंने आपको, उसको हटा देना। जो हेडिंग मैंने बोला था कि इसको हेडिंग लगा, उसको हटा देना। 7/11D करना है। क्या करना? आप लोग 7/11D करना, मतलब आपको वकीलों के नाम के ऊपर लिखना है कि ये आवेदन आदेश 7 नियम 11D के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि आवेदन कौन कर रहा है, ठीक है ना, यही आवेदन किया गया है। सिंपल से इसको पढ़ के इसको मेंशन कर दीजिएगा। आगे देखिए,
दूसरा ये इंजंक्शन का है, किसका है ये, इंजंक्शन का। अभी थोड़ा इंजंक्शन को देख लेते हैं अपन, अभी थोड़ा सा एक बार इंजंक्शन को देख लेते हैं कि इंजंक्शन के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। एक बार इंजंक्शन का ऑर्डर दिखाता हूँ मैं आपको, समझ में आया वो कैसे करना है, कर दोगे। ऑर्डर 7 रूल 11 डी का ही निकाला है, कर देंगे आप उसे। और उसमें प्लीज़ उस पॉइंट को भी मेंशन कीजिएगा कि डिले कंडो नहीं होता है ना, तो सेक्शन 5 के अंदर लो पॉइंट लिखोगे तो आप उसको सेक्शन 5 का भी जिक्र करेंगे, कर देंगे सर। मेन हेडिंग तो उसकी बनेगी क्योंकि आवेदन उसी के अंदर तो फाइल किया है। ये ऑर्डर राइटिंग है, ये ऑर्डर राइटिंग है राजस्थान की। अभी मैंने जो आपको सवाल दिया है दूसरा वाला, एक तो सवाल है 711 डी का सवाल है जो आपको करना है, एक सवाल और दिया है मैंने आपको। अब आप इसमें ये टेम्परेचर का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इन्होंने वकील की उपस्थिति के पहले क्या लिख दिया है, किसके रिगार्डिंग है, देखो वकील का नाम लिखा, उसके पहले क्या लिख दिया, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, किसके रिगार्डिंग है, टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग है, ठीक है सर। अब मैंने उसको आपको 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले क्या था, प्राइमा फेसी केस। अब देखिए उन्होंने पैराग्राफ ना डाल के उन्होंने सीधा उसमें लिखा है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या चीज़ लिखी है, प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र, वहाँ से लिखा है पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है उसको फाइल करने का एप्लीकेशन का, इन्होंने पूरी वो चीज़ मेंशन की है, ठीक है। जी यहाँ देखिए आप पढ़िए एक बार इसको। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अपना विनिश्चय देना होगा। अब जो सेकंड सवाल जो मैंने आपको दिया है वो इससे रिगार्डिंग है, बिंदु पर विनिश्चय देना होगा। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति। तो प्रथम दृष्टया मामले को सबसे ज़्यादा समझाना है कि कैसे प्राइमा फेसी केस उसके फेवर में है, ठीक है। अगर कैसे या फिर है या नहीं, उसके फेवर में है या नहीं, प्राइमा फेसी केस पे उसके फेवर में, ठीक है ना सर। इंजंक्शन के लिए प्रथम दृष्टया ये है कि पत्रावली के दस्तावेज से पश्चात किया जा सकता है। अब आप इसमें देखोगे पहला पॉइंट जो इन्होंने इसको इन्होंने समझाया। दूसरा पॉइंट देखिए, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपरेबल लॉस, एक ही पॉइंट के अंदर सम अप कर दिए। ये भी अभी आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। सारा कंटेंट आपको ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से कीजिएगा। समझ में आया थोड़ा, ऑर्डर राइटिंग का ब्रीफ आइडिया मिला कि कैसे करना है। घर जाके लिखोगे, अपनी पेज पे लिखो, खुद पढ़ते पढ़ते लिखो। उसके बाद में जैसे वो लिख के आपने 2-3 बार उसको रीड किया, फिर लिखने की कोशिश करेंगे आप ऑर्डर 7 रूल 11 डी का जो सवाल दिया हुआ है आपको वो वाला होगा सर। और बार बार पढ़िए और डायग्राम बनाइए। सबसे आसान क्या है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो सवाल समझ में आएगा। ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जब भी आए हल्का सा डायग्राम बना लीजिए। आपको लग रहा है कि यार बहुत समय जा रहा है मेरा, क्योंकि सर एग्जाम में समय ही आपकी पूंजी है। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में क्या तुमको पैसे अलाउ करते हैं क्या, चले 500 रुपये 5 मिनट दे दे, ऐसा है क्या। तो समय आपकी पूंजी है सर, आप जितना टाइम बचाएंगे यही आपकी क्या है, करेंसी है, मनी अंदर एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से आप देखिए, उसी हिसाब से आप एग्जामिन कीजिए अपने आप को, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा समझ तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप खुद लिखेंगे। और अगर खुद नहीं लिखा तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ठीक है सर। फिर तो प्रैक्टिस करो, अभी पेजेस को बाद में डिसाइड करेंगे। कोई आइडिया नहीं, अपने हिसाब से लिखो। अभी तो शुरुआत में अपने हिसाब से लिखिए, कितने पेजेस में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, वो बात की बात है। पहले एक बार कमांड बनाई जाती है चीज़ के ऊपर, फिर उसको छोटा बड़ा किया जाता है। अरे मैं आपको लो का सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ रेस जुडिकेटा है 6 नंबर में लिखना है, मैं बोल रहा हूँ रेस जुडिकेटा है 3 नंबर में लिखना है। कमांड है इसलिए आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। लो के ऊपर कमांड है तभी तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार बेल ऑर्डर, बेल कहाँ पे दी जाती है, आपको लिखना है तो आपको 3 नंबर में भी लिख सकते हो और 6 नंबर में भी लिख सकते हो। सवाल, टाइम, जगह ये तब तय होती है जब आपको उसमें एक्सपर्टीज़ होती है। अब आप उसमें एक्सपर्टीज़ होने के लिए तो प्लीज़ उसमें अगर आप चाहते हो उसको एक्सपर्टीज़ होने के साथ कवर अप करें, तो ये मत देखिए कि अभी कितने पन्नों में लिखना है, कितनी जगह में लिखना है, आप बस लिखिए।
रेस्पेक्टिव आप अपने आप वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, या फिर हम जो मॉक देंगे उसमें आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ 2 ढाई 3 महीने अभी नहीं, सांस नहीं आनी चाहिए। अब आप सांस लेने का मेरे पास समय होना चाहिए ना आपके पास। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए अच्छे से, और यार रिजल्ट आता रहेगा जो होता रहेगा, लेकिन ये क्लासेस हैं, बस ऐसे समझो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी।